हाय फ्रेंड्स, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारे तीसरे कवि हैं कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। याद रखना, वर्तनी भी पूछी जाती है मैथिली शरण में, तो हम क्या करते हैं? मैथिली शरण कहते हैं। तो वही लगता है कि था पे ई की मात्रा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। था पे भी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा होती है, तब जाके होता है मैथिली शरण गुप्त। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले हमने द्विवेदी युग में किसको पढ़ लिया है? श्रीधर पाठक को पढ़ लिया है। उसके बाद हरिऔध को पढ़ा। और श्रीधर पाठक का समय क्या था? 1859 था। और हरिऔध का समय था क्या था? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर जो भी विद्यार्थी मुझसे पढ़ता है तो वो जरूर कमेंट करेगा। और आप लोग, मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग ना ही कोई कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा नए तरीके से पढ़ाऊंगी, जो आप लोगों को समझ में आए, याद हो, और पूरी कोशिश भी करती हूँ। लेकिन शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा इस तरह से पढ़ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को, जो भी मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो मैं उनको पढ़ाऊंगी। और जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 लोग ही सिलेक्ट हों, ऐसा नहीं है। 100 में से 2-4 अगर सिलेक्ट हो जाते हैं मेरे पढ़े हुए, तब भी मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ लोगों को कुछ अलग तरीके से पढ़ा के जल्दी से सिलेक्शन दिलाया। तो हमारे कौन से कवि हैं? ये तीसरे वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के बहुत प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, और हैं भी। इनका योगदान क्या है? ये जो है कि या इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का तुलसी कहा जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि आधुनिक काल का तुलसी क्यों कहा जाता है? तो तुलसी की विशेषता क्या, पहले उसको जानना पड़ेगा। तुलसी की विशेषता क्या थी? कि वो राम काव्य उन्होंने लिखा, और बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा। रामचरितमानस सभी के घरों में होगा। तो उसमें जो एक परिवार में कैसे रहना चाहिए, क्या हमारा संबंध होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया गया है। वही इनके में भी वही गुण दिखते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का तुलसी। और वो खूबी किसमें है? साकेत, इनका जो महाकाव्य है साकेत, उसमें वो सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं इनका जन्म कब होता है। ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनका जन्म कब होता है? जन्म कब हुआ? 1886, और मृत्यु हो जाती है 1964। 1886 में इनका जन्म होता है, और मृत्यु कब होती है? 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कहाँ होता है? चिरगांव, झांसी। पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिनका जन्म चिरगांव, झांसी में हुआ? तो आप लोग किसको बताओगे? मैथिली शरण गुप्त को बताओगे। अब इनके पिता कौन थे? राम शरण दास। पिता कौन थे? राम शरण दास। गुरु पूछा जाता है, याद रख लेना। गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और इन्हीं का एक लेख निकला था सरस्वती पत्रिका में। आप लोगों को पता होगा कि द्विवेदी युग की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका कौन है? अगर पूछे तो सरस्वती है, जिससे द्विवेदी युग की शुरुआत होती है। तो उसी के संपादक कौन थे उस समय? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और ये मैथिली शरण गुप्त के क्या थे? गुरु थे। और उन्हीं का एक लेख निकला था, जो था उर्मिला विषयक उदासीनता। वो उसी से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया था? साकेत नामक महाकाव्य की रचना किए थे। उपनाम पूछा जाता है। अगर आप पांडे में देखेंगे तो 1-2 उपनाम मिल जाते हैं, लेकिन और भी इनका उपनाम पूछा जाता है। दद्दा पूछा गया है, याद रखना। पहला इनका क्या है? रस केंद्र। इनको क्या कहा जाता है? रस केंद्र कहा जाता है। राष्ट्र कवि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत भारती जैसे राष्ट्रीय काव्य की रचना करके बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? भारतवासियों को जगाने के लिए, कि भारतवासी जो उस समय की स्थिति थी, 1912 में लिखा जा रहा है भारत भारती। तो उस समय की जो स्थिति थी कि भारतवासी क्या थे?
सोए हुए थे, एकदम निराश हुए थे, तो उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, ये भारत भारती जैसे ग्रंथ की रचना करते हैं। और उसी के लिए इनको क्या नाम दिया गया और किसने दिया? महात्मा गांधी ने क्या कह दिया? राष्ट्रकवि की उपाधि दे देते हैं। राष्ट्रकवि को उपाधि अगर पूछे किसने दिया तो हम किसको कहेंगे? गांधी ने, महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि इनको देते हैं। और किस रचना के लिए देते हैं, किस रचना से प्रभावित होकर देते हैं? तो भारत भारती से प्रभावित होकर इन्होंने राष्ट्रकवि कहा। और दद्दा, दद्दा इनको कहा जाता है, लेकिन दादा किसे कहा जाता है? दद्दा और दादा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दद्दा किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। दादा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। अब यहाँ देख लेंगे, याद कैसे रखेंगे? माखन, माँ में भी शुरुआत में आ की मात्रा है और दादा में भी आ की मात्रा है। हमें याद तो रहेगा कि दादा और दद्दा माखनलाल हैं और गुप्त हैं, लेकिन दादा किसे कहा जाता है, दद्दा किसे कहा जाता है, इसमें दिक्कत होगी। तो माँ में आ की मात्रा है और दादा में भी शुरुआत में आ की मात्रा है, तो माखन क्या कहते हैं, उनको दादा कहा जाता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? दद्दा कहा जाता है। और मधुप, इनका और एक नाम क्या है? मधुप। अब मधुप उपनाम में कहाँ प्रयोग करते हैं? माइकल मधुसूदन की जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद करते हैं। ये माइकल मधुसूदन की रचनाएं जो हैं उनका अनुवाद करते हैं किस नाम से? मधुप उपनाम से। माइकल मधुसूदन कौन है? बंगला के एक विख्यात कवि हैं। उन्हीं की रचनाओं का इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया मधुप उपनाम से। इसके बाद इनका पूछा जाता है प्रथम कविता कौन है? प्रथम कविता कौन है पूछे तो क्या कहेंगे? हेमंत। प्रथम कविता क्या कहेंगे? हेमंत है। लेकिन प्रथम काव्य संग्रह अगर पूछे तो क्या कहेंगे? रंग में भंग। बहुत समस्या है हिंदी में, हिंदी वालों को ये प्रथम अंतिम ये बहुत दिक्कत करता है। तो इसको अभी देखना, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि कभी नहीं भूलेगा। हेमंत याद रखना। कविता पूछ रहा है तो लास्ट में ता आया है, हेमंत में भी ता है। अगर प्रथम कविता पूछता है तो लास्ट में क्या है? हेमंत में भी ता है और कविता में भी ता है, तो प्रथम कविता हेमंत हो जाएगी। संग्रह में भी गा है और रंग में भंग में भी गा है। संग्रह में भी गा है और रंग में भंग में भी गा है। तो संग्रह अगर पूछे तो हम क्या कह देंगे? ये रंग में भंग हो गया ना यार। और इसका समय भी देख लेंगे। हेमंत क्या क्या है? 1905 है और रंग में भंग का क्या है? 1909 है। इनकी रचनाओं का जो समय है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको याद करते चलिए। और क्या कहा जाता है इनको? हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। अब हर गीतिका छंद क्या है? वर्णिक है कि मात्रिक? आप लोग को पता होगा कि छंद के तीन प्रकार होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। तो जो छंद की वर्णिक है उसमें वर्णों की गणना होती है और मात्रिक में क्या होता है? मात्राओं की गणना होती है। तो ये जो हर गीतिका छंद है वो क्या है? एक मात्रिक छंद है। उसमें कितनी मात्राएं पाई जाती हैं पूछा जाता है, तो इसमें 28 मात्रा पाई जाती है। कितनी मात्रा? 28 मात्रा। और गीतिका अगर पूछे तो 2 कम कर देंगे, कितनी? 26 मात्राएं पाई जाती हैं। हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है और इनको सामंजस्यवादी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामंजस्यवादी कवि। कहा किसने है पूछा जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इनको सामंजस्यवादी कवि कहते हैं। गुप्त जी सामंजस्यवादी कवि हैं। मद में झूमने वाले, प्रतिक्रिया करने वाले या मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। उन्होंने नवीन और प्राचीन दोनों का समन्वय किया है, दोनों के प्रति उनकी आस्था है। तो ये कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सामंजस्यवादी। और इन्हें क्या कहा जाता है? मैंने बता ही दिया। आधुनिक काल का इनको तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक काल का क्या कहा जाता है? इनको तुलसीदास कहा जाता है। रंग में भंग बता दिया। अब इनकी रचनाएं हैं।
रचनाएं इनकी कुछ हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, लेकिन एग्जामिनर को जब क्वेश्चन कठिन बनाना पड़ता है तो क्या करता है, इसमें से कुछ जो नहीं पूछी जाती एकदम से कहीं कहीं मिलती है, पांडे में नहीं है, वो भी पूछ लेता है। तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप लोग उसको याद कर सकते हैं। पहली कौन सी है, रंग में भंग, जयद्रथ वध, फिर भारत भारती, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, पंचवटी, हिंदू, स्वर्ग सहोदर, केशों की कथा। लास्ट में नीचे नहीं दिख रहा होगा सही से, ये मैंने लिखा है केशों की कथा। रंग में भंग क्या है, इसका भी विषय पूछा जाता है। रंग में भंग क्या है, इसमें चित्तौड़ और बूदी राजपूत की कहानी है। चित्तौड़ और, यहाँ लिख लेते हैं, चित्तौड़ और बूदी राजपूताने की स्थिति का वर्णन है। चित्तौड़ और बूदी राजपूतानों की क्या है, उस समय क्या स्थिति थी, कैसे युद्ध होते थे, वो सारा वर्णन किसमें है, ये रंग में भंग है। और जयद्रथ वध में क्या है, जयद्रथ वध में क्या है, जयद्रथ वध में जोधपुर के एक राजपूत के 3 पीढ़ियों का वर्णन है। अगर पूछ ले एग्जामिनर कि जोधपुर के एक राजपूत की 3 पीढ़ियों का वर्णन किसमें है, तो आप लोग किसको कहेंगे, जयद्रथ वध। अब इसको भी आप चाहे तो ट्रिक कर सकते हैं, जयद्रथ वध जा जोधपुर, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं होती हैं, तो हम उसी शब्द से मेरी क्या ट्रिक रहती है, उसी शब्द से उसी में से हम क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं उसी वर्ड से। तो वही जा से जोधपुर अगर पूछे तो हम क्या लगाएंगे, जयद्रथ वध लगाएंगे। और दूसरा तो हमें याद ही होना चाहिए कि रंग में भंग, बूंदी और चित्तौड़। भारत भारती भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें ये क्या करते हैं, अतीत वर्तमान भविष्य, मतलब अतीत में भारत कैसा था, वर्तमान में भी कैसा है, उसका वर्णन करते हुए भारतीयों को जगाने का काम करते हैं। और वहीं पे ये कहते हैं वैश्य व्यापार सारा मिट गया है, वैश्य व्यापार सारा मिट गया है। 1 मिनट मैं आप लोगों को ये लाइन सुना देती हूँ। ये बहुत ही अच्छी लाइन है इनकी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैश्य सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का। मतलब उस समय विदेशी जो अंग्रेजी आधिपत्य था, उसी का वर्णन ये क्या करते हैं, अपने भारत भारती रचना में करते हैं कि किस तरह हमारी स्थिति खराब होती जा रही है, तुम लोग जागो। और भी इनका कुछ है, केवल मनोरंजन, ये बहुत पूछा जाता है, किस रचना में है अगर पूछे तो केवल मनोरंजन न काव्य का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किस रचना में है, भारत भारती रचना में है, आप लोग याद रखना। और भारत भारती में हमने बताया, भारत भारती से ही प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और यहाँ हो गया, इसके बाद कौन सी रचना है, किसान है, विकट वध, मैंने ये विकट वध और विकट भट्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। विकट भट्ट में जोधपुर का वर्णन है, आप लोग मुझे माफ करना, क्योंकि विकट भट्ट और विकट वध से एक जैसे लग रहा है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो विकट भट्ट में किसका वर्णन है, जोधपुर का, और ये जयद्रथ वध है। इसका समय क्या है, 10 में है। गुरुकुल, ये गुरुकुल भी इनकी रचना है। विकट भट्ट, गुरुकुल और झंकार का समय क्या है, 1929 ईस्वी है। 1929 में 3 है, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल। और गुरुकुल में क्या है, सिख गुरुओं का वर्णन है। अगर पूछे सिख गुरुओं का वर्णन किसमें है तो गुरुकुल में है। गुरुकुल में शिक्षा कौन देता है, गुरु ही देते थे। गुरुकुल में शिक्षा कौन देता है, गुरु ही देते हैं। तो गुरु की अगर बात हो, सिख गुरुओं की बात हो तो हम किसे कहेंगे, गुरुकुल में सिख गुरुओं का वर्णन किसमें है, गुरुकुल में है। इसके बाद है हमारा पंचवटी, हिंदू, स्वर्ग सहोदर, केशों की कथा। हिंदू और स्वर्ग सहोदर जो है, इनका एक
काव्य संग्रह है मंगल भट्ट। मंगल, इनका एक काव्य संग्रह है मंगल, एक मिनट, मंगल घाट है कि मंगल भट्ट? मंगल घट है, मंगल घट इनका एक काव्य संग्रह है। उसमें क्या है, ये तीनों जो हैं उसमें वर्णित है, मंगल घट। और ये किसमें प्रकाशित हुआ पता ही है, इनके गुरु कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनकी पत्रिका कौन थी, सरस्वती थी। तो तीनों किसमें प्रकाशित हुए, सरस्वती पत्रिका में। बिंदु, स्वर्ग सहोदर और केशव की कथा। पंचवटी में एक लाइन ये पूछी जाती है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में। चार चंद्र की चंचल किरणें किसमें, इसमें कौन सा अलंकार है पूछे तो च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और पंचवटी में भी देख रहे हैं चा है, अगर पूछ ले चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, किसकी पंक्ति है या किस रचना से है, तो आप लोग को याद होना चाहिए चा है पंचवटी में भी, तो क्या हो जाएगा पंचवटी। और पंचवटी है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की है। याद भी कर सकते हैं, रंग में भंग कौन करता है, भंग कब होता है, जयद्रथ का वध होके, और किस लिए करते हैं, भारत के लिए करते हैं। और भारत की सारी जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या क्या है, किसानों पर आधारित है, भारत की आधारित है। भारत की जो जनसंख्या है वो ज्यादातर जनसंख्या किसान है। इसके बाद क्या होता है, किसान विकट भी है, किसान बहुत विकट भी है, और वो कुलों में रहता है, मतलब गुरुकुल में रहता है, फिर भी क्या करता है, झंकरित होता रहता है, झंकरित होता है, पंचवटी में रहता है। और पंचवटी में ही हिंदू भी रहते हैं, वो स्वर्ग उनका पंचवटी हिंदू, वही उनका क्या है, स्वर्ग सहोदर है। और केशव की कथा। अब देखिए साकेत, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक काल का तुलसी कहा जाता है। साकेत, इसका अगर मैंने बताया था, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो लेख था उर्मिला विषयक उदासीनता, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से, याद रखना इनका नाम क्या था, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ये सरस्वती पत्रिका में ये लेख निकालते हैं, और उसी से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया, साकेत नामक महाकाव्य की रचना करते हैं। लेकिन जो आचार्य शुक्ल हैं वो कहते हैं कि इसमें प्रबंध तत्व की कमी है। ये यशोधरा भी एक महाकाव्य है, और साकेत भी, इनका दो महाकाव्य है, लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं इसमें प्रबंध तत्व की कमियां हैं। इसमें देखते हैं इसमें कितने सर्ग हैं। अगर सर्ग आप लोगों को पूछे तो सर्ग कितने हैं, इसमें 12 सर्ग हैं। सर्ग कितने हैं, 12 है। समय क्या है, 31। इसका समय क्या है, 31 है, और सर्ग 12 है। सर्ग 12 है, लेकिन पहले से लेके 8वें तक क्या है, पहले से लेके 8वें तक इनका अयोध्या में, इनका क्या है, अयोध्या में इनका जो इनका क्या होता है, सिंहासन में पढ़ते हैं, राज सिंहासन की कथा है। अयोध्या से लेके जब ये चित्रकूट चले जाते हैं, वन में जाते हैं, चित्रकूट में भरत मिलाप होता है, जो भरत मिलाप, राम और भरत मिलाप, वहां तक की कथा कितना है, इनको 1 से 8वें तक ये वर्णन है। लेकिन 9 से 10 में क्या है, 9 से 10 में किसका वर्णन है, इसमें उर्मिला का विरह वर्णन है। क्या है, उर्मिला का विरह है। कितने में, 9 से 10 में। 9 से 10 में क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 9 और 10 जो सर्ग है, या 9वां सर्ग किससे संबंधित है, उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित है। और इसकी कथा क्या, जो दंडकारण्य है वहां से लेकर लास्ट में तक इनकी कथा सुनाता कौन है, जो शत्रुघ्न है, जो शत्रुघ्न है वो किसको, भरत, और भरत की पत्नी कौन है, मांडवी। तो भरत और भरत की पत्नी मांडवी को ये क्या करते हैं, सुनाते हैं अपने मुंह से। ये यही वर्णन इसमें मिलता है।
और भारत भारती का भी पूछता है कि मूल प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इनको मूल प्रेरणा कहाँ से मिली, मुसद्दे से हाली और भारत दर्पण से। मूल प्रेरणा कहाँ से मिली, मुसद्दे से हाली और भारत दर्पण से। अब देखते हैं यशोधरा। यशोधरा क्या है, इनका स्त्री के चरित्र से संबंधित है। यशोधरा कौन थी, महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी थी यशोधरा। तो इसी में क्या है, इसमें क्या है, यशोधरा का वर्णन है। जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो इनके ऊपर क्या क्या बीतती है, क्या क्या ये महसूस करती हैं, उस समय का वर्णन इसमें मिलता है। और उसी में ये क्या कहते हैं, उसी में ये कहते हैं, अबला हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। ये किसमें है, यशोधरा में है, याद रखना। और सखीवे मुझसे कहकर जाते, पूछा जाता है ये कथन कहाँ है या किसका है, तो सखीवे मुझसे कह के जाते तो क्या वो अपनी पथ बाधा पाते। इनका कहना था कि अगर वो मुझसे पूछ के जाते तो क्या मुझे वो अपनी पथ बाधा पाते, एक बार पूछ के तो देखे। तो ये सारी दोनों पंक्तियां सखीवे मुझसे कह के जाते, सखीवे मुझसे कह के जाते, तो ये किसमें अगर पूछे तो यशोधरा में है। और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, क्योंकि जब गौतम बुद्ध छोड़ के चले जाते हैं तो इनका जो पुत्र था वो बहुत ही छोटा था, इसलिए इन्होंने गुप्त जी ने उनकी जो मार्मिक पीड़ा थी उसको व्यक्त करने का प्रयास किया। इसके बाद है द्वापर। द्वापर में क्या है, द्वापर में यशोदा, नारद, कंस और कुब्जा, इन सबकी जो मार्मिक मनोवृत्ति है, जैसे यशोदा है तो वो वात्सल्य के लिए जानी जाती हैं, तो नारद की जो मनोवृत्ति है क्या है, चुगली करते रहते हैं। कुब्जा की क्या है, राधा की क्या है, वो सारी मनोवृत्तियों को वर्णन किसमें है, द्वापर में। अगर पात्र पूछ ले तो इसमें कौन कौन रहेंगी, राधा रहेंगी, यशोदा, नारद, कुब्जा, ये सब किसमें है, ये द्वापर में मिलती हैं। इसके बाद है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया किसकी पत्नी थी, विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। आपको पता होगा वो भी क्या संत हो गए थे बाद में, तो अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए थे। यशोधरा की तरह ये भी एक इनकी रचना है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे अनक हो गई, तिलोत्तमा, चंद्रहास, वैतालिक और जैनी। जैनी क्या है, इनकी मार्क्स की जो पुत्री थी जैनी, उसके आधार पे इन्होंने उसी से संबंधित उन्हीं के बारे में इन्होंने क्या लिखा, जैनी नामक एक रचना लिखी। अनुदित काव्य, इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया। कौन है वो, प्लासी का युद्ध किसका है, नवीन चंद्र सेन का। नवीन चंद्र सेन का की रचना थी प्लासी का युद्ध, उसी को इन्होंने अनुवाद किया। मेघनाथ वध और वृत्त संहार किसका है, माइकल मधुसूदन की रचनाएं हैं। ये सारे क्या हैं, बंगला रचनाकार हैं। उन्हीं का क्या किया था, इन्होंने अनुवाद किया था। और किस नाम से किया था, मैंने बताया था, मधु उपनाम से ये रचनाएं किए थे। और इनको क्या और मिला था, पुरस्कार में अगर देखें तो इनको पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। और ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। तो राज्यसभा का सदस्य कौन था, पूछे तो मैथिली शरण गुप्त थे। राज्यसभा का सदस्य अगर पूछे तो कौन था, मैथिली शरण गुप्त थे। मुझे लगता है कि मैं पूरी कोशिश करी हूँ मैथिली शरण गुप्त से जितने भी तथ्य पूछे जाते हैं मैंने सब बताया आप लोगों को। और इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो रह गई हैं। पंक्तियों को मैंने बोला है कि द्विवेदी की पंक्तियों को मैं बाद में करवाऊंगी, वो भी ट्रिक के साथ, तो आप लोग उसको बाद में कर लेना। और इनकी कुछ लाइनें हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ देती हूँ। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, साकेत में राम का वर्णन करते हैं। और साकेत का अगर पूछे शाब्दिक अर्थ क्या है तो क्या है,
साकेत एक पाली भाषा का शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ अयोध्या होता है। अर्थात मतलब इनकी जो कहानी है वो क्या है, अयोध्या के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, इसीलिए इन्होंने साकेत नामकरण किया। तो वही कहते हैं उसी में, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। एक पूछा जाता है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। तो इस तरह से इनकी पंक्तियां भी हैं, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।